फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे आईएएस 2019 प्रीलिम्स में आए गए क्वेश्चन और उसका आंसर भी देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, AIIB में 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। दूसरा कथन है, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। AIIB। तीसरा स्टेटमेंट, एशिया के बाहर से कोई सदस्य इसका नहीं है, एशिया से बाहर। तो यहाँ पर देखें कि AIIB में अभी देखा जाए तो 102 सदस्य हैं और 2019 में जब एग्जाम हुआ था तो वहां पर सदस्यों की संख्या उस समय 97 से के करीब था। तो एक स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। और AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि AIIB में सबसे बड़ा शेयर धारक चाइना है। और तीसरा स्टेटमेंट है, AIIB का एशिया के बाहर से कोई सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि इसका सदस्य राष्ट्र कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यह सिर्फ एशिया के अंदर का राष्ट्र नहीं है, बाहर से भी कंट्रीज के मेंबर हैं। तो इसका स्टेटमेंट 2 और 3 गलत हो गया, तो इसका सही स्टेटमेंट सिर्फ केवल एक ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या। बीजिंग में इसका मुख्यालय बीजिंग में है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB एक विकास बैंक है जो ऊर्जा, परिवहन, शहरी निर्माण, रसद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ऋण देने को बढ़ावा देती है। और इसके अभी सदस्य देशों की संख्या देखा जाए तो 102 सदस्य स्वीकृत हैं और इसके सदस्य देश जो हैं वो मध्य पूर्व, मिस्र से भी हैं, अजरबैजान भी हैं और एशिया और यूरोप दोनों मिलकर के हैं। एशिया के सदस्य हैं। बैंक के 3 सबसे बड़े शेयर धारक देखा जाए तो चीन है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर रूस है। तो इसका था स्पष्टीकरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित अंतर लेनदार समझौते का उद्देश्य क्या था। तो ए, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाते घाटे के लिए भारत सरकार के 12मासी बोझ को कम करना। बी, केंद्र और राज्य सरकारों की अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन करना। सी, रुपये के ऋण के लिए आवेदन के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करने के लिए 50 करोड़ या उससे अधिक। डी, रुपये की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के तेजी से समाधान के उद्देश्य से 50 करोड़ या उससे अधिक जो कॉन्सोर्टियम लेंडिंग के तहत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन इसका है डी, कि रुपये की तनावग्रस्त परिस्थितियों के तेजी से समाधान के उद्देश्य से 50 करोड़ या उससे अधिक जो कंसोर्टियम लेंडिंग के तहत है। तो ये अंतर लेनदार समझौते का उद्देश्य है। जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने 23 जुलाई 2018 को इंटर लेनदार समझौते ICA पर हस्ताक्षर किए, जो 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्तियों की संकल्पना के तहत फास्ट ट्रैक करने के लिए कंसोर्टियम लेंडिंग के तहत है। प्रोजेक्ट सशक्त का एक हिस्सा ICA, SBI, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 22 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, 19 निजी क्षेत्र के बैंक और 32 विदेशी बैंक है। ये उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर एरिया के जो बैंक के अध्यक्ष होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। बैंक बोर्ड, ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रावधान। तो ये चुने जाते हैं बैंक बोर्ड, ब्यूरो के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो आंसर होगा इसका एक। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ये आप पढ़ सकते हैं पहुंच करके।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला नियामक निकाय है। दूसरा कथन है PNGRB के कार्यों में से एक गैस के लिए प्रतिस्पर्धा बाजारों को सुनिश्चित करना है। कथन 3 है PNGRB के फैसलों के खिलाफ अपील बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट जो है ये पहला स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये पहला नियामक बोर्ड पूछ रहा है यहाँ पर कि PNG भारत सरकार द्वारा पहला नियामक निकाय है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे नियामक निकाय हैं। दूसरा स्टेटमेंट है PNGB कार्यों के अब एक का हम इलिमिनेट करने के बाद हम वैसे आंसर बी पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये गलत हो गया तो एलिमिनेशन मेथड से हम बी पर पहुंच जाएंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा 4 का बी। यहाँ पर आप स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं पॉज करके। 5 संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE दीर्घकालिक विकास और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? तो स्टेटमेंट 1 और 2 देखते हैं। LTE को आमतौर पर 3G के रूप में विपणन किया जाता है और वोल्ट का आमतौर पर उन्नत 3G के रूप में विपणन किया जाता है। LTE डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है और वोल्ट वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? देखो LTE आमतौर पर 3G के विपणन में किया जाता है और वोल्ट आमतौर पर, ये वोल्ट जब भी होगा तो यह 3G नहीं होगा, यहाँ पर 4G होगा। हाँ, तो वोल्ट का आमतौर पर 3G में नहीं 4G में, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दूसरा LTE डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है, वोल्ट वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है। तो ये ओनली बहुत बार आ रहा है, वोल्ट जो है वॉइस ओनली नहीं है, ये ऑडियो वीडियो डेटा सबके लिए टेक्नोलॉजी है। तो वोल्ट इसमें LTE डेटा ओनली टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट जो है ओनली वॉइस नहीं है, ये डेटा भी है इसमें इंक्लूड। तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। तो दोनों कथन गलत है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। LTE का अर्थ है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और वोल्ट का है ओवर वॉइस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE एक मोबाइल नेटवर्क है और जो केवल डेटा प्रसारित करता है, जबकि वोल्ट सॉफ्टवेयर है जो आवाज और डेटा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वोल्ट जो है आवाज और डेटा दोनों करेगा प्रसारित। और LTE एक विशेष प्रकार के 4G नेटवर्क हैं। इसका उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है जो सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट अनुभव प्रदान करता है। वोल्ट का एक LTE नेटवर्क पर कॉल करने में सक्षम बनाता है या फोन के डायलर को इंटरनेट के माध्यम से कॉल करने की अनुमति देता है और नेटवर्क में आवाज और डाटा भेजता है। तो वोल्ट आवाज और डेटा दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 6, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कौन सा कथन सही है? पहला है कि गर्भवती महिलाओं को 3 महीने की प्री डिलीवरी और 3 महीने के डिलीवरी के बाद छुट्टी का हकदार है। तो ऐसा प्रावधान। कथन 2 है शिशु गृह वाले उद्यमी माँ को यहाँ पर रोजाना न्यूनतम 6 शिशु गृह का दौरा करने की अनुमति देनी चाहिए। 2 बच्चों वाली महिलाओं को हक मिलना कम हो जाता है। इस नियम के तहत 2017 के जो संशोधन मातृ संशोधन मिल रहा है उसके तहत 2 बच्चों वाली महिलाओं को हक मिलना कम हो जाता है। तो इसमें हम पाते हैं कि ऑप्शन सी जो है केवल 3 ही सही है और बाकी 2 गलत है। और ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं विस्तार से कि गर्भवती महिला 3 महीने की प्री डिलीवरी और 3 महीने डिलीवरी के बाद छुट्टी का हकदार नहीं हो सकते हैं। और शिशु गृह वाले उद्यमी माँ को रोजाना 6 शिशु गृह दौरा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये दोनों गलत है, इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। मातृत्व लाभ संशोधन 2017 में महिला कर्मचारियों के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है।
तो 26 सप्ताह कितना महीना हुआ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 बच्चों होने के बाद उम्मीद कर रही महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। प्रसव की अपेक्षित तिथि से 8 सप्ताह पहले मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। अधिनियम में 50 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति करने वाले संगठनों में क्रैच मतलब शिशु गृह सुविधा स्थापित करने के लिए आदेश दिया गया है। महिला कर्मचारियों को दिन में 4 बार शिशु गृह सुविधा दौरा करने की अनुमति है। तो वहां पर था कितने बार, 6 बार। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया था। और बाकी जो था वो 3 महीने पहले 3 महीने बाद डिलीवरी के, तो वो कुछ 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रावधान है। तो चलते नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। तो आपको उप सूचकांक नहीं है उसमें से सेलेक्ट करना है। कानून और व्यवस्था का रखरखाव, कर देना, संपत्ति का पंजीकरण, निर्माण परमिट से निपटना। तो 7 का आंसर होगा ए, कानून और व्यवस्था का रखरखाव। ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है इसमें। कर देना, संपत्ति का पंजीकरण, निर्माण परमिट से निपटना। तो जानते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है, और यह एक ऐसा स्कोर जो अर्थव्यवस्था को वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास का अंतर दिखाता है। इसमें 10 अंक जो होता है संकेतक रूप में, तो उप सूचकांक शामिल होते हैं। इसमें 10 संकेतक या उप सूचकांक शामिल होते हैं जो व्यवसाय को जीवन चक्र को विस्तार करते हैं। तो एक, व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट से निपटना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति दर्ज करना, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की समीक्षा करना, व्यापारिक सीमाओं के पार अनुबंधों को लागू करना, और दिवालिया हल करना। तो ये सारे आते हैं, इसीलिए ये सारे 10 सूचकांक हैं उसके। और इसमें जो थे पहले वाला नहीं आता था, तो इसमें आंसर होगा। तो 8 का, भारत में विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया था। जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998, पुनर्निर्वनीकरण, प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम 1999, ई वेस्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम 2011, खाद्य सुरक्षा मानक विनिमय 2011। तो भारत में विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण विशेषता जो है किस रूप में पेश किया गया था। तो 8 का आंसर होगा सी, ई वेस्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम 2011। तो ई वेस्ट के बारे में जानते हैं और इससे जुड़ी बात। तो ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2011 देश में ई कचरे की रिसाइकलिंग और कम करने की उत्पादकों के दायित्व को स्वीकार करता है। इसने इंट्रोड्यूस्ड विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी की शुरुआत, यानी पंजीकृत पुनरावर्तकों के लिए ई कचरे का प्रभावी प्रसार की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पादकता की जिम्मेदारी। ये सारे 2011 नियम के तहत आप पढ़ सकते हैं गूगल में। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य नियम को खाद्यान्न की आर्थिक लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस यदि हो तो किसानों को दी जाती है। केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, खरीद घटना और वितरण लागत, डी गोदामों के लिए खरीद घटना और शुल्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, इसको दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है खरीद घटना और वितरण लागत, ये दोनों दी जाती है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, किसानों को दी जाने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य का बोनस यदि कोई हो तो, साथ साथ में खरीद, फरोख्त और वितरण लागत। आर्थिक लागत 3 मुख्य घटक है, खरीद लागत, खरीद मूल्य और वितरण लागत। खरीद संबंधी घटनाएं खाद्यान्नों की खरीद के दौरान होने वाली प्रारंभिक लागतें हैं। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से पूर्व घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदता है। वितरण लागत में भाड़ा, हैंडलिंग चार्ज, स्टोरेज चार्ज, ट्रांसपोर्टिंग के दौरान नुकसान और स्थापना लागत शामिल है। नेक्स्ट, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपनी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाएगा। तो सामाजिक पूंजी का हिस्सा कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी पर आप बता सकते हैं। जनसंख्या में साक्षर का अनुपात, बी, इसमें भवनों, अन्य बुनियादी ढांचों, मशीनों का भंडार,
कार्य आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार, समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का तिरस्कार। तो 10 का आंसर होगा डी। ये जो समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का जो स्तर है, सद्भाव का स्तर है, यह जो है सामाजिक पूंजी का हिस्सा है। तो ये 10 का आंसर। तो सामाजिक पूंजी एक दूसरे की मदद करने के लिए लोगों की इच्छा है या पैसों की जगह लेता है, जिसके माध्यम से लोग उसी मदद खरीदते हैं। किसी भी देश की सामाजिक पूंजी को लोगों के बीच विश्वास और सद्भाव के स्तर को माध्यम से मापा जाता है। तो सामाजिक पूंजी का हिस्सा है ईमानदारी भी। 11 नंबर क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के दायरे में लागू किया गया था। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण कौन से दायरे में लागू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम, लीड बैंक योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, डी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इसका आंसर होगा बी, लीड बैंक योजना। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के नियोजित और क्रमबद्ध विकास के लिए अप्रैल 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम का एक भाग है सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण SAA द्वारा पेश किया गया। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, RRB सहित समित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू था। SSA के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखा के 15 से 25 गांवों की सेवा की आवश्यकता है। भारत में लघु खनिजों के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 2, 3 है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। देश में प्रचलित कानून के अनुसार रेत एक लघु खनिज है। रेत जो नदी के किनारे होते हैं, बालू, वो कौन सा खनिज है? लघु खनिज के अंतर्गत आता है। 2, राज्य सरकारों के पास लघु खनिजों के खनन पट्टे देने की शक्ति है, लेकिन केंद्र सरकार के पास लघु खनिजों के अनुदान से संबंधित नियमों के गठन से संबंधित शक्तियां हैं। स्टेटमेंट 3, राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। तो आपको सही कथन सेलेक्ट करना है। तो 12 का सही कथन कौन सा होगा? देखिए, देश में प्रचलित कानून के अनुसार रेत जो है एक लघु खनिज है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, ये भी सही है, राज्य सरकार उसको रोक सकते हैं। दूसरा नंबर, राज्य सरकारों के पास लघु खनिजों के खनन पट्टे देने की शक्ति, लेकिन केंद्र सरकार के पास लघु खनिजों के अनुदान से संबंधित नियमों के गठन से संबंधित शक्तियां हैं। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिक्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट केवल 1 और 3 ही सही है। जानते हैं कि स्टेटमेंट 2 कैसे गलत है, उसके बारे में स्पष्टीकरण। रेत खनन खनिज विकास अधिनियम 1957 के अनुसार एक मामूली खनिज है, लघु खनिज जिसे कहते हैं। अधिनियम में राज्य सरकारों को अवैध खनिजों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के नियम बनाने का अधिकार। लघु खनिजों से संबंधित नीति कानूनों बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथों में है, जबकि केंद्र सरकार के लघु खनिजों के अधिसूचित करने की शक्ति और प्रमुख खनिज नीति कानून से संबंधित है। तो वहां पर केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, बस रोल है राज्य सरकार का। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 वहां पे गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अधिकांश बाहरी ऋण सरकारी संस्थाओं द्वारा बकाया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भारत का जो अधिकांश ऋण है वह बाहरी संस्थाओं द्वारा बकाया है। दूसरा, अमेरिकी डॉलर में भारत के सभी बाहरी ऋणों को दर्शाया जाता है। तो बाहरी ऋण को सिर्फ अमेरिकी डॉलर में दर्शाया जाता है जो भारत ने ऋण लिए है। तो इसमें बता दूं कि दोनों कथन गलत है, क्योंकि भारत के अधिकांश बाहरी ऋण सरकारी संस्थाओं द्वारा बकाया है। सरकारी संस्थाओं द्वारा और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी बकाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। और अमेरिकी डॉलर में ही नहीं, ये और भी करेंसी में दर्शाया जाता है, यूरो में, जापान की मुद्रा, येन में, तो अदर करेंसी में भी दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, ना तो 1 होगा ना तो 2। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भारत का बाह्य ऋण कुल ऋण है जो देश की निजी बैंकों, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की विदेशी लेनदारों के कारण है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि
भारत की केंद्र या राज्य सरकार निगम में नागरिक भी हो सकते हैं। भारत का बाहरी ऋण कई मुद्राओं में हो सकता है। सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर है, लेकिन इसका जो है यूरो, येन, बाहरी ऋण इस मुद्रा में भी हो सकते हैं। तो इसका ये निम्नलिखित में से कौन भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? ए अग्रिम, बी जमा, ई निवेश, कॉल व शॉर्ट नोटिस पर पैसा। तो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी जमा। नेक्स्ट, भारत में वाणिज्य बैंक की संपत्ति नकदी में हाथों में है। निवेश ऋण अग्रिम बिलों में छूट और खरीद की जाती है, जबकि देय पूंजी भंडार, जमा, आधार, अन्य देनदारियां हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कारक मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में योगदान करता है? भारत के आईटी क्षेत्र की विदेशी मुद्रा आय, सरकारी खर्च बढ़ाना, विदेश में भारतीयों में प्रेषण। तो इसमें कौन सा सही है उत्तर आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर है बी, केवल 1 और 3। तो भारत के आईटी क्षेत्र की विदेशी मुद्रा आय और विदेश में भारतीयों से प्रेषण, तो ये 1 और 3 सही है। सरकारी खर्च बढ़ना इसमें नहीं है, तो इस आंसर बी। इसका देखते हैं स्पष्टीकरण। किसी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट को मुद्रा संकट के रूप में जाना जाता है, जो मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता पैदा करके और अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के क्षेत्र की विदेशी मुद्रा की कमाई और विदेशों में भारतीयों के एक साथ प्रेषण से मुद्रा में संकट का खतरा कम हो सकता है। तो ये था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके पार्ट्स में लेकर के आप भी आता रहूंगा नेक्स्ट, जब तक 2019 का ये प्रीवियस पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो तब तक इंतजार करिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल।